हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड यू आर स्टडिंग टू। तो आज का जो सेशन है इसमें जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एएमयू एंट्रेंस इन क्लास 9th। और चैप्टर क्या है हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड या फिर फोम। फ्रेंड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम जब दिमाग में आता है ना तो दिमाग में बस यही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इससे डिजीज ही होंगी, मतलब ये हमारे लिए हानिकारक है। बट आज इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट बैड, सम आर गुड ऑल्सो, जिसको हम यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि यूजफुल वाली कैटेगरी कौन सी, कौन कौन से बैक्टीरिया है जो बहुत यूजफुल है हमारे लिए। ठीक, तो लेट अस बिगिन विद द सेशन। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, किन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किसको नहीं कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको आपकी नॉर्मल आंखों से ना दिखे, मतलब यू आर नॉट एबल टू सी विद योर नेकेड आईज। तो कैसे दिखेंगे फिर आपको? अगर उनको देखना है तो यू हैव टू यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप। मतलब उन ऑर्गेनिज्म का साइज इतना इतना छोटा है कि यू कैन नॉट सी विद योर आईज, यू नीड अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू नीड अ लेंस, जो कि माइक्रोस्कोप में होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? दे आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय अनएडेड आईज, नॉर्मल आईज से नहीं दिख सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनको हम कैसे देखेंगे? दे कैनॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है, चलो समझ में आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें नहीं दिख रहे हैं और हमें अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर, आपके हाथ पे, पाम्स में, आपकी पूरी बॉडी पे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आप जहाँ बैठे हैं, योर स्टडी टेबल, योर बेड, एवरीवेयर इट इज फाउंड, इवन इन द फ्रिज, टेम्परेचर हाई हो लो हो, एवरीवेयर बैक्टीरिया इज फाउंड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक कोई लोकेशन नहीं है कि दे आर फाउंड ओनली हेयर ओनली, वहां नहीं मिलेंगे, दे आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, तो जब कोई चीज हर जगह पाई जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो वी कैन से दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉस्मोपॉलिटन, तो दे आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, वी कैन सी सम ऑफ देम थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास लाइक फंगस ऑन ब्रेड। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको ऐसे भी दिख जाएंगे बिना माइक्रोस्कोप के, मैग्नीफाइंग ग्लास या विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिख जाएंगे। ठीक है, बट mainly they are not seen, you need a microscope and they are found everywhere. I hope what is microorganism is clear. ठीक, next आते हैं। okay, before coming to the next topic of this chapter, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एएमयू एंट्रेंस एग्जाम ऑफ क्लास 9th, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप 8th में हो और 8 पास आउट कर रहे हो, तो वो बच्चे 9th के लिए वहाँ एएमयू में एलिजिबल हैं। तो अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है एंड दे वांटेड एन एडमिशन इन एएमयू, दे वांटेड टू क्रैक एंट्रेंस एग्जाम ऑफ क्लास 9th ऑफ एएमयू, तो दे कैन ज्वाइन, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच में विच इज आगाज 3.0। आगाज 3.0 क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी हम अपने बहुत सारे बैचेस रन कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी दे आर सर्विंग, दे आर वर्किंग, दे आर स्टडिंग इन एएमयू। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द एएमयू और आपको 9th एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच। अब बैच की फीस क्या है? इट इज जस्ट ओनली 11 रुपीज। 11 रुपीज, तो आज छोटे से बच्चा एक चिप्स का पैकेट कुरकुरे 10 रुपए का लेके आ जाता है, 10-15 रुपए का। तो सोचो इतने रीजनेबल प्राइस में यू आर गेटिंग अ बैच जिससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि आप 9th एंट्रेंस का एग्जाम एएमयू का क्लियर कर पाएंगे। और एएमयू के लिए इतना हाइप क्यों है? बिकॉज एएमयू इज वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। सबको पता है कि एएमयू एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत अच्छे वैरायटी ऑफ कोर्सेज है, और जो एएमयू में पढ़ता है दे गेट अ वेरी क्या बोलते हैं, रेप्यूटेड जॉब्स इन द सोसाइटी। ठीक है,
तो दैट इज वाई पीपल आर सो मच इनटू AMUs. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप करना चाहते हैं, यू आर इन क्लास 8 एंड यू वांट टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ 9th एंड यू वांट टू स्टडी, यू वांट टू ज्वाइन AMU, देन यू कैन ज्वाइन अ बैच विच इज आगाज 3.0, जिसका प्राइस कितना है, ओनली 11 रुपीज. ठीक, अब ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? यू विल गेट दिस बैच ऑन अ वेबसाइट विच इज klc.live. ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पे जाएंगे klc.live, वहां पे आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में ये दिख जाएगा आगाज 3.0 नाम का, विच इज फॉर 9th एंट्रेंस. ठीक है, अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो इफ यू आर गोइंग टू ओपन दैट लिंक यू आर डायरेक्टली एस्कॉर्टेड टू दैट प्लेस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब हमने बात की कि बहुत हर जगह पाए जाते हैं, तो क्या एक ही तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? नो, देयर आर वेरियस कैटेगरीज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, प्रोटोजोन्स, ये सब माइक्रो है. तो हम कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे. तो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहला क्लासिफाइड है बैक्टीरिया कैटेगरी में. ठीक, अब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे कि वो बैक्टीरिया है? सबसे जो कंडीशंस या जो फीचर्स होने चाहिए वो क्या है? पहली चीज कि दे आर प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? इनका सेल अच्छे से डेवलप्ड नहीं है. हमने सेल चैप्टर पढ़ रखा है. सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट. अगर किसी को नहीं पता है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो एंड मेक योरसेल्फ क्लियर व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइट. तो बैक्टीरिया जो है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो आते हैं हमारे बैक्टीरिया कैटेगरी में. वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट बैक्टीरिया है. अब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास न्यूक्लियस पे कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते और साइज बहुत छोटा होता है. कहाँ पाए जाते हैं? दे कैन इनहिबिट एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, एवरी अदर हैबिटेट. हर जगह पाए जा सकते हैं, समंदर में, पानी में, मिट्टी में, पेड़ पे, आपकी बॉडी पे, आपकी वर्किंग टेबल पे, बेड पे, इवन ऑन द प्लेट्स, किचन, एवरीवेयर दे आर फाउंड. ठीक है, दे कैन बी अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन लेंथ एंड कैन बी ऑफ वेरियस शेप इन साइज. ठीक है, तो साइज या शेप की अगर बात करें तो सबकी सेम नहीं होती है, अलग अलग शेप होते हैं. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रॉड शेप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्पाइरल शेप के होते हैं, ऐसे. तो शेप एंड साइज बैक्टीरिया का डिफर करता है, अलग होता है. एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया के, जैसे एसर्शिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है. कोलीफॉर्म, ये भी बैक्टीरिया है. तो दीज आर बैक्टीरियाज. ठीक है, तो पहली कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया. क्वालिटीज क्या है? प्रोकैरियोटिक होंगे, वेरियस शेप एंड साइज के होंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, दे आर फाउंड एवरीवेयर, राइट. नेक्स्ट इज फंजाई, सेकेंड कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फंजाई का क्या है? फंजाई पहली चीज यूकैरियोटिक है. यूकैरियोटिक का मतलब है इनका सेल वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड दे हैव ऑल द सेल ऑर्गेनल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द सेल. ठीक है, नेक्स्ट, इनका न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है. न्यूट्रिशन मतलब ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं. शेप एंड साइज की बात की जाए तो शेप एंड साइज इनका जो सेल साइज है वो एक धागे जैसा, फिलामेंट जैसा, उसको हाइफे कहते हैं. ठीक, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, ये एक फंगस का नाम है. ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड खराब होने लगती है ना तो उस पर फफूंदी लगने लगती है, वो एक्चुअली ब्रेड मोल्ड है और वो एक तरीके का फंजाई है. अब हमने बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दिखते नहीं, ब्रेड मोल्ड पे जो मोल्ड लगती है वो तो आपको दिखती है. तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट आर विजिबल. नेक्स्ट इज मशरूम. मशरूम इज टेकन एज अ वेजिटेबल, बट अब आपको पता चल गया कि मशरूम क्या है, एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है विच इज फंजाई. कुछ, जैसे मैंने बोला कि चैप्टर का नाम ही यही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. तो देयर आर गोइंग टू बी सम फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब हार्मफुल होंगे. तो मशरूम उसमें से क्या है? इट इज अ फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज टेकन एज अ वेजिटेबल. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. तीसरी कैटेगरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या है? प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में कौन कौन आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वाले आते हैं, दैट मे बी पैरासिटिक. फंजाई में क्या था? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और
मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, हेट्रोट्रॉफिक। बट प्रोटोजोन्स में क्या है, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड पैरासिटिक। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का, यूकैरियोटिक सेल अच्छे से बना हुआ है, एंड पैरासिटिक मतलब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फॉर फूड, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करना है। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, नेक्स्ट इज एल्गे। एल्गे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, पहला पॉइंट। फोटोसिंथेटिक का मतलब दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा प्रोसेस जो मेनली हम प्लांट्स में देखते हैं, और इस प्रोसेस की हेल्प से प्लांट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। वही सेम प्रोसेस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो की कैटेगरी है विच इज एल्गे, उसमें हो रहा है। तो एल्गे भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेकंड, सेल इनका कैसे होता है, डेवलप्ड होता है या अंडर डेवलप्ड होता है, तो सेल डेवलप्ड होता है। जिसका सेल डेवलप्ड, तो वो कैसा सेल है, यूकैरियोटिक सेल। तो एल्गे आर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगैरा एल्गे है, क्लेमाइडोमोनास एल्गे है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे। नाउ the group of microorganisms may be harmful or useful in nature. So as the chapter says, the microorganism can be useful and can be harmful. तो हम कुछ यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों कैटेगरी, हर जो क्लासिफिकेशन देखी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि बैक्टीरिया, आपका फंगस, एल्गे, प्रोटोजोन्स, इनमें कुछ कौन से यूजफुल है, कौन से हार्मफुल है, वो देखेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि यूजफुल में काउंट होता है, और वहीं सैल्मोनेला ये भी एक बैक्टीरिया है, ये हार्मफुल में काउंट होता है। अब यूजफुल कहाँ है, हार्मफुल में कहाँ है, विल सी इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज फंजाई। यीस्ट यूजफुल में आता है और हार्मफुल कैंडिडा। ठीक है, प्रोटोजोन में टेट्राहाइमेना, और हार्मफुल क्या है, प्लाज्मोडियम। ये यूजफुल वाली है। ठीक है, एल्गे में स्पायरुलिना एक एल्गे है और यूजफुल है। यूजफुल इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड लेते हैं, खाने के तौर पे खाते हैं, बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। और जिम्नोडेनियम ये क्या है, एक एल्गे है जो कि हार्मफुल में आता है। नेक्स्ट, द वायरस इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे डिफर फ्रॉम अदर्स इन दिस ग्रुप। वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमने उसको अभी क्लासिफिकेशन में नहीं देखा। रीजन इसलिए नहीं देखा बिकॉज वायरस कैन बिहेव लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। वायरस लिविंग भी बिहेव कर सकते हैं, नॉन लिविंग भी बिहेव कर सकते हैं। अगर वो लिविंग की बॉडी में जाते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वायरस जाते हैं, तब वो लिविंग बिहेव करते हैं, और नहीं है, बाहर है, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे है, तो वो नॉन लिविंग बिहेव करते हैं। तो उनका जो प्रोसेस है वो कैसा है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी भी लिविंग हो जाते हैं, कभी भी नॉन लिविंग हो जाते हैं। तो कोई एज सच हम बता नहीं सकते, बट यूजफुल नहीं है। वो सारे के सारे, चाहे जैसे भी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग में हो, वो सब के सब हार्मफुल ही होते हैं। ठीक, जैसे कि एड्स जो डिजीज होती है, ये भी वायरस से होती है। हर्पीस, रूबेला, जीका, ये सब क्या है, वायरस के नाम है, एंड दे कॉज डिजीज। वायरस ऑलवेज कॉज डिजीज, दे कॉज डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेंडली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? सबसे पहले कर्ड एंड ब्रेड बनाने में। कर्ड को हम खाते हैं, ब्रेड को भी हम खाते हैं। अब हमें पता चलेगा कि जो कर्ड है और ब्रेड है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो भी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। जो एल्कोहल बनती है, वाइन जो बनती है, उसको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो अभी हम स्टडी करेंगे। एंटीबायोटिक्स बनानी हो, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए दी जाती है। अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो बैक्टीरिया की वजह से हुई है, तो उसके लिए उसको ट्रीटमेंट के टाइम पे एंटीबायोटिक्स दी जाती है। क्लियर? क्लीनिंग इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब कोई चीज मर जाती है, डेड, ठीक है, चाहे वो पेड़ से पत्तियां ही गिर रही हो या कोई एनिमल, तो वो पत्तियां कुछ टाइम बाद उस वहां से गायब हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि सॉइल में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे ईट अप दैट डेड थिंग्स, उनको खा जाते हैं और फिर वहां से वो सारी चीजें अपने आप क्लीन हो जाती हैं। ऐसे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में भी हेल्पफुल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो प्लांट में होता है, क्योंकि प्लांट को जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है।
तो उतनी अगर नहीं मिल पाती है तो देन बैक्टीरिया बीच में आता है कि ठीक है मैं प्रोवाइड करूंगा। नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में कैसे प्रेजेंट है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। लेकिन प्लांट्स को जो चाहिए वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में है। तो वहां बैक्टीरिया का रोल आ जाता है कि वो उस नाइट्रोजन N2 को नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज करके प्रोवाइड करते हैं। इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसिंग वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? वो दवाइयाँ होती हैं दैट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, ठीक है, टीकाकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये कुछ प्रोसेस हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, चाहे वो अल्कोहल बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, एनवायरनमेंट को क्लीन करना हो, नाइट्रोजन फिक्स करना हो, एंटीबायोटिक्स बनानी हो, वैक्सीन बनानी हो, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है। और अगर आप देखें तो जो यूजेस हमने पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो 2 फूड प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट क्लीन करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलवेज आर नॉट हार्मफुल, दे आर समटाइम यूजफुल ऑल्सो, ठीक। नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड एंड ब्रेड की बात करते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया है जो ये कर्ड, लैक्टोबैसिलस, याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाता है। कैसे बनाता है? फ्रॉम मिल्क, ठीक है, दूध लेते हैं, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करते हैं, उसके बाद वी ऐड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब आप सोचेंगे बैक्टीरिया ऐड कर दिया दूध खराब हो गया, नहीं। बैक्टीरिया जब हमने ऐड किया तो मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन। वो बैक्टीरिया क्या करने लगता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगता है। और जब प्रोटीन हटने लगता है, डाइजेस्ट होने लगता है, जो भी आप कह लें, तो वो कर्डलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो जमना शुरू हो जाता है मिल्क। तो अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद दैट मिल्क ट्रांसफॉर्म्स या कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, ठीक। अब जो लैक्टोबैसिलस है, अब जो आप कर्ड खा रहे हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस भी होंगे, वो हमारे शरीर में जा रहा है। लैक्टोबैसिलस जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारे गट को, स्टमक, उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गट इम्प्रूवमेंट, तो इसीलिए किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है। तो कर्ड कौन बनाता है? कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी पढ़ी थी, आपसे पूछा जाता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, एल्गे है, क्या है? देन इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक। नेक्स्ट, चीज, पिकल, बहुत सारी चीजें ये सब बैक्टीरिया से बनती हैं। जो चीज यूज किया जाता है, पिकल, अचार, और भी बहुत सारी चीजें बैक्टीरिया से बनती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमारी ब्रेड है वो किस चीज से बनती है? तो ये है यीस्ट। यीस्ट से क्या बनती है? ब्रेड। और यीस्ट क्या है? कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यीस्ट इज अ फंजाई, ठीक है, और ये दिखता नहीं है हमें। तो यीस्ट यूज किया जाता है डो में, जहां हमें फर्मेंटेशन करानी होती है। फर्मेंटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो शुगरी चीजें हैं, जो मतलब अगर कोई भी स्वीट चीजें अगर किसी फूड आइटम में प्रेजेंट है, तो यीस्ट उस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जब वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, ठीक है, जब वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उस फूड आइटम से निकलती है तो उस आइटम को फ्लफी बना देती है, ऊपर उठा देती है। इसीलिए जब ब्रेड बनती है तो देखो उसका डो फ्लफी होता है। इडली, ढोकला, देन वी हैव केक्स, इन सब में यीस्ट डलता है, बिकॉज यीस्ट कन्वर्ट दैट शुगर इनटू अल्कोहल। और इसी कन्वर्जन को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन क्या है? ये यहाँ नीचे डेफिनेशन लिखी है, इट्स अ प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक, एंड देन इट हेल्प्स इन मेकिंग द बैटर राइस, बैटर को राइस करता है, ठीक। तो कर्ड और ब्रेड किससे बनती है समझ में आ गया, और कैसे बनती है? फर्मेंटेशन, ओके। यीस्ट इज एन इंग्रेडिएंट दैट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। अल्कोहल, वाइन और विनेगर भी बनाना हो तो यीस्ट ही यूज होती है। तो यीस्ट के बहुत सारे यूज हैं। यीस्ट आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स में, ब्रेड, बन, ये सब बनाना है तो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज हो रही है, बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अल्कोहल, वाइन, विनेगर में भी यूज हो रही है, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, ठीक, उसमें भी यूज हो रही है। अब ये जो अल्कोहल, वाइन, विनेगर है, ये कैसे बन रही है? ये बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन,
by the process of fermentation. फर्मेंटेशन क्या होता है ये मैंने भी बताया, शुगर को अल्कोहल में चेंज करना, और ये तीनों ही अल्कोहल है, ठीक है। कैसे चेंज किया जाता है, अल्कोहल, वाइन, विनेगर कैसे बनता है, किसी भी शुगर, अभी फर्मेंटेशन में क्या पड़ा है कि शुगर को अल्कोहल में चेंज करेंगे, इसका मतलब आपको कोई ऐसी चीज लेनी होगी जिसमें शुगर प्रेजेंट हो, ठीक है, मिठास हो उसमें। तो जूसेस जो होते हैं, फ्रूट के जूसेस जो होते हैं, उसमें क्या होता है, स्वीटनेस होती है, शुगर होता है। तो जैसे आपका अंगूर का रस, ग्रेप जूस है ना, तो ग्रेप जूस कैसे करते हैं फर्मेंटेशन, वो मैं समझा रही हूँ। ग्रेप का जूस लिया, उसको एक कंटेनर में रखा और कंटेनर को बंद कर दिया, उसमें यीस्ट डाल दिया। अब यीस्ट क्या करेगा, उस जूस में जो शुगर है उसको अल्कोहल में चेंज करने लगेगा, यही करेगा ना। और फर्मेंटेशन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसीलिए जहाँ जिसमें भी आपने वो रखा होगा फर्मेंटेशन कराने के लिए, वो पूरा पैक्ड सील होना चाहिए कि ऑक्सीजन ना आ जाए, बिकॉज फर्मेंटेशन इज ऑलवेज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिमेंबर दिस, ठीक। तो अपना जो यीस्ट है वो फर्मेंटेशन स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग दैट स्टार्च इनटू अल्कोहल, और धीरे धीरे अल्कोहल बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। एक सर्टेन कंसंट्रेशन तक जब अल्कोहल बन जाएगी, देन दैट प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज स्टॉप्ड। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कैसे स्टॉप की जाती है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके यीस्ट को मार के जो भी करना है, ठीक है, तो उससे हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये है पूरा, दिस इज डन ग्रोइंग यीस्ट इन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट जूसेस, जो मैंने भी बताया कि जूसेस में जो शुगर होती है उसको फर्मेंट करते हैं। अब किस किस चीज का जूस यूज करते हैं, ग्रेप्स का, ग्रेन्स का, जैसे बार्ले का भी होता है, व्हीट का भी होता है, राइस का भी होता है। राइस में शुगर होता है, स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ शुगरी थिंग, ठीक है। तो इनके भी जूसेस होते हैं, इनका फर्मेंटेशन करके ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिनल यूज देखना है, मेडिसिन कौन सी है, अभी हमने देखा था कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन में, ठीक। सोर्स ऑफ वाइडली यूज मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मारते हैं, जो मैंने भी बताया था, ठीक। अब वो एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयां भी बैक्टीरिया खुद ही बना रहा है, सो गुड, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयां हैं, विच इज एंटीबायोटिक, दैट आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द बैक्टीरिया ओनली। बट ये नहीं है कि जो बैक्टीरिया हार्मफुल है, डिजीज कॉज कर रहा है, उसी बैक्टीरिया से वही दवा बना रहा है, नहीं, दूसरा कोई बैक्टीरिया, ठीक। जैसे कि एंटीबायोटिक्स जो आज के टाइम पे यूज हो रही हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक हैं, और ये सब यूज की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से हो रही हैं उनको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं, और ये एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। नेक्स्ट, वैक्सीन, अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ पैथोजन। पैथोजन किसे कहते हैं, ऐसा बैक्टीरिया जिससे बीमारी हो। जैसे मैंने अभी बोला कि हर बैक्टीरिया बीमारी नहीं फैलाता है, जैसे लैक्टोबैसिलस बीमारी नहीं फैला रहा है, तो उसको हम पैथोजन नहीं कहेंगे। पैथोजन उस बैक्टीरिया को कहेंगे जो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट व्हेन इट एंटर्स अ बॉडी। देखो वैक्सीन कैसे बनती है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी में आता है, सपोज दिस इज बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है, पैथोजन आता है, तो पैथोजन क्या करेगा, उसका काम क्या है, वो हार्मफुल नेचर है वो डिस्ट्रॉय करेगा, बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, राइट। तो बॉडी जब अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी तो वो कुछ केमिकल बनाती है, ठीक है, वो कुछ केमिकल बनाती है प्रोटेक्शन के लिए। वो केमिकल क्या है, एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, धीरे 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 ढेर सारी बनती है बॉडी में, और अल्टीमेटली उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। मतलब आपकी बॉडी में जर्म गया डिजीज करने के लिए, लेकिन आपकी बॉडी ने कुछ ऐसी चीजें बनाई, कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाए जिसने खुद ही जर्म को मार दिया, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जब कॉन्सेप्ट पता चला तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई गई। तो जो वैक्सीन होती है उसमें कोई दवाइयां नहीं होती है, एक्चुअली एंटीबॉडीज होती हैं उस डिजीज की। मान लीजिए आपको टीबी की वैक्सीन लग रही है, तो उसमें टीबी की दवाई नहीं है, उस टीबी के बैक्टीरिया से जो एंटीबॉडी बनेगी वो
दे रहे हैं ताकि एंटीबॉडी शरीर में जाए और बैक्टीरिया से लड़े और ठीक करे, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज जैसे कि मैंने बोला कि बॉडी के अंदर बनती है, तो आपको जर्म्स को किसी की बॉडी में डालना होगा। अब जर्म्स डालेंगे तो वो इंसान बीमार हो सकता है। जर्म्स कैसे भी हों, किल्ड जर्म्स भी अगर डाल देंगे तो बॉडी एंटीबॉडीज बना देगी। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड। A vaccine is a biological substance that initiate the production of antibodies for a specific disease. Thus, a vaccination protects us from that specific disease. ठीक है। वैक्सीन क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में जाते, जो क्या बोलती है, बॉडी में जाते ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, ठीक। तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे मैंने भी बोला कि जर्म जाएगा तभी एंटीबॉडी बनेगी। आप टीबी की वैक्सीन लग रही है आपको, तो टीबी की वैक्सीन में दवा नहीं है बल्कि टीबी के जर्म्स ही हैं। अब आप सोचेंगे कि ऑलरेडी बॉडी में जर्म्स हैं और इंजेक्शन के थ्रू भी जर्म्स दिए जा रहे हैं, तो ये कैसा ट्रीटमेंट है? बट वो जर्म्स एक्टिव जर्म्स नहीं हैं। वो कैसे हैं? किल्ड जर्म्स है, मरे हुए हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। किल्ड जर्म्स डाल दिए, ठीक, बॉडी में जर्म्स गए। अब बॉडी क्या बनाएगी उसके लिए? एंटीबॉडीज। आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जर्म्स किल्ड थे, मरे हुए थे, लेकिन उसके फायदे में क्या हो गया कि आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिए। अब जब कभी रियल में जर्म आएगा, एक्टिव जर्म, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है वैक्सीन का। छोटे बच्चों को वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है क्योंकि छोटे बच्चों की बॉडी में अभी जर्म्स गए नहीं हैं और ज़्यादा वो एक्सपोज नहीं हुए हैं, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज ज़्यादा नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। तो उनको जैसे जैसे टाइम टू टाइम वैक्सीन लगती है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते रहते हैं। अगर उनको टाइफॉइड की वैक्सीन लगी है तो अंदर टाइफॉइड की एंटीबॉडीज बन जाएंगे। अगर उनको टीबी की लगी है, पोलियो की लगी है, तो उसकी एंटीबॉडीज बनते जाएंगे। उससे फायदा क्या होता है? जब बच्चा बड़ा होता है, जब एक्चुअल में जर्म आ जाएगा, तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। So this is the concept of vaccine. Children are generally vaccinated for many diseases. जैसे कि पोलियो के लिए वैक्सीनेशन की जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ठीक, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। तो ये जो वैक्सीन है ये भी किससे बन रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मैंने बताया। इंजेक्शन में कोई दवा नहीं है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी की हेल्प से बन रही है ना, ठीक। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है? सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है? सॉइल में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 के फॉर्म में। प्लांट को चाहिए नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में, इस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, और अवेलेबल है इस फॉर्म में। तो कुछ बैक्टीरियाज हैं और उसमें से सबसे पहला नाम है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है? वो इन्वायरमेंट में, एयर में है ना, ये इन्वायरमेंट से इस N2 को लेता है और चेंज कर देता है किसमें? NO3 एंड NO2, नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में, जो कि फॉर्म चाहिए प्लांट के लिए। इसी कन्वर्जन को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट by the help of bacteria which is rhizobium, that is known as nitrogen fixation. किसने किया? बैक्टीरिया ने। अब ये करते कहाँ हैं? ये करते हैं रूट्स में। ये बैक्टीरियाज प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं और वहाँ ये कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि क्या सारे पेड़ में यही होता है? नहीं, ये कुछ पेड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिन पेड़ों में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। हर क्रॉप को रेस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन उतना नहीं चाहिए होता है। जिनमें ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, ठीक। राइजोबियम प्रेजेंट इन द सॉइल, जनरली रूट्स में, और वो भी लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट जो होती हैं वो होते हैं मटर, ये सब, ठीक है, पी, that are capable of fixing the atmospheric nitrogen. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना, मतलब चेंज करना इनटू दिस सो दैट इट इज अवेलेबल टू द क्रॉप। तो अगेन ये जो कन्वर्जन हो रहा है, फिक्सिंग हो रही है ताकि क्रॉप को मिल जाए, किसकी हेल्प से हो रही है? अगेन बैक्टीरिया, एंड दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम, ठीक। तो अगेन यहाँ पे यूजफुल बैक्टीरिया आ गया। फिर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, डेड, यहाँ लिखा हुआ ना वर्ड बड़ा सा, डेड, ठीक,
तो उस डेड ऑर्गेनिज्म के जितने भी सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको तोड़ तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस बना देते हैं, और सिंपलर सब्सटेंस अल्टीमेटली सॉइल में चले जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक गार्डन है, गार्डन में पत्तियां झड़ती रहती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए 5 साल पुराना गार्डन है तो पत्तियां गिरते गिरते तो उसकी तो इतनी हाइट हो जानी चाहिए, मतलब इतना ढेर लग जाना चाहिए पत्तियों का, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फ्लोर इज क्लीन। वो क्यों? क्योंकि पत्तियां झड़ के नीचे आई, डेड है, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने उसको डिकम्पोज किया, तोड़ा, उनके सब्सटेंस को जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तोड़ तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस किया, और वो सिंपलर सब्सटेंस अल्टीमेटली सॉइल में फिर चले गए, तो फिर वो लीव नहीं दिखती। ऐसी एनिमल्स के साथ है। तो ये क्या हुआ? क्लीनिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन क्लीनिंग। ठीक, नाउ वी आर कमिंग टू सम क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल वाले कैटेगरी पढ़ ली है। हार्मफुल वाली कैटेगरी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। एक बार में पूरा पढ़ना दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और बहुत बल्कि हो जाता है, बहुत टायरिंग हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक? एक कैटेगरी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रोकैरियोटिक थी, वो क्या थी? बैक्टीरिया। अब यहाँ ऑप्शन में बैक्टीरिया तो है नहीं, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया है? वो है एसर्शिया कोलाई। तो आंसर हो जाएगा एसर्शिया कोलाई, ये बैक्टीरिया। स्पायरोगैरा एल्गे है, पेनिसिलियम आपका फंजा है, एंड अमीबा आपका प्रोटोजोन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एल्कोहल, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस को, शुगर को अल्कोहल में चेंज किया जाता है, दैट इज नोन एज वेरी सिंपल फर्मेंटेशन। और कौन करता है ये फर्मेंटेशन? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इट इज डन बाय यीस्ट। नेक्स्ट, which microorganism is responsible for the rising of bread dough? आटे की जो डो है, ठीक है, उसको फुलाना हो, फ्लफी करना हो, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगेन दैट वाज बाय द यीस्ट। ठीक है, ये भी यीस्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट, which microorganism help in increasing soil fertility by fixing nitrogen, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? अभी ये किया है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको सर्कल भी किया था, एंड दैट वाज राइजोबियम इन लेग्यूम रूट्स। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में राइजोबियम ऐसा करता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस question. So these are few questions based on useful nature of microorganism. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा about the useful nature of microorganism. उससे साथ साथ आपको microorganism के नाम पता होने चाहिए कि ये microorganism क्या पर्पस है, क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसे यूजफुल है। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।